हो रही थी, कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, लिखें। चलो बातचीत बंद करो, आज पूरे दिन सिर्फ क्वेश्चन करें ताकि सारी बातें अपनी क्लियर हो जाएं और फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस पढ़ेंगे आज। पहले आप क्वेश्चन कराता हूं, लिखिए पहला क्वेश्चन आज का। लेक्चर नंबर 6 डाल लो, डेट डाल लो। उससे क्या होता है, जब कभी रिवीजन करना होता है ना, मान लो कोई हिस्सा समझ में नहीं आ रहा, तो रिकॉर्डिंग में वही वाला लेक्चर अपन देख सकते हैं। तो रोज लेक्चर नंबर और डेट डाल लिया करो। उससे क्या फायदा होता है, रिवीजन कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसी हिस्से को वापस देख सकते हैं। चलो लिखो, इन द गिवन सिचुएशन, मत बात कर, डांटना पड़े क्या फायदा। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड, फाइंड पहला पार्ट, पहला पार्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, दूसरा द डिस्टेंस ए बी, बड़ा ए बड़ा बी, डिस्टेंस ए बी। तीसरा पार्ट टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द लाइट रे, टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब, टू क्रॉस द स्लैब। आराम से डायग्राम बनाइए, खूब सारे न्यूमेरिकल करके आज इसको अच्छे से खत्म कर लीजिए सेक्शन 1 को। ये लाइट आ रही है 45 पर, ये 2 मीटर, ये √2, ये बेंट हो गई R A B। रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, 12-13 फॉर्मूले में तो पूरी बात आ जाती है। तो अगर हम अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे इसमें 300 350 तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब खुद बताओ एंगल कैसे निकलेगा, स्नेल्स लॉ लगा लो, बोलो स्नेल लॉ, चिल्लाओ। ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल 45, नीचे का म्यू √2, नीचे का एंगल R, साइन 45 √2, √2 साइन R, √2 नीचे जाएगा 1/2, R कितना 30, R 30 आ गया। पहला पार्ट सॉल्व हो गया सब। दूसरे के लिए क्या करें, 9th-10th क्लास लगा लें। सर 9th-10th में कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल एक बार निकाल के बाहर बना लो और छोटी छोटी बातें सीखो। ये 90 है, ये 2 मीटर है, ये ए बी है। अब बताना ए बी चाहिए, क्या करें, 9th-10th लगाइए, डेफिनेशन सुनना, जिस साइड पे 2 एंगल बनते हैं वो बेस कहलाता है। 30 और 90 2 एंगल बन रहे हैं, ये क्या है, बेस। 90 के सामने वाला हाइपो। अब बात करो, सर मुझे बेस पता है, मुझे हाइपो पता करना है, तो बेस और हाइपो को कौन जोड़ता है, कॉस।
कोई शर्म नहीं है छोटी छोटी बातें सीखने में। तीनों के फॉर्मूले, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। दिक्कत क्या है? अपना सिलेक्शन है भाई। कॉस ही क्यों लगाया वो मैं सिखा सकता हूं। क्यों आपने कॉस ही लगाया? तेरे पास सटीक जवाब होना चाहिए। सर मुझे बेस की जानकारी है और मुझे हाइपो पता करना है। बेस और हाइपो को कौन जोड़ेगा? कॉस। कॉस 30 √3/2, बेस 2, हाइपो ए बी 4/√3। लो साहब, बी पार्ट सॉल्व हो गया। बोलिए। अब तीसरे में क्या पूछा है? टाइम। टाइम बताओ क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए बी, स्पीड v। अब v कहां से लाओगे? म्यू बराबर c/v। म्यू √2 c 3 × 10⁸ तो v आ जाएगा 3/√2 × 10⁸8। ये v आ गया। ए बी 4/√3, v 3/√2 × 10⁸8। तो टाइम आएगा 4√2 अपॉन 3√3। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये सवाल नीट में नहीं आ सकता, बिल्कुल पता है। फिर भी क्यों करा रहा हूं? ताकि कितनी सारी बात एक ही सवाल में सीखने को मिल रही है। आप देखो, आप स्नेल लॉक आप सीख गए, ये अपने आप में एक छोटा सवाल है। फिर आप ये डिस्टेंस निकालना सीखे मैथ से। फिर आपने लगाया म्यू बराबर c/v। फिर आपने लगाया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सवाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके अंदर जो बातें समझ में आ रही है ना, वो बातें दूसरे सवालों में हमें बड़ा फायदा देंगी। तो पूरी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, बढ़िया फंडामेंटल सवाल है। आर भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गई, टाइम भी आ गया। बोलो क्लियर हुआ? बढ़े आगे? चलो अगला लिखो, कंसेप्चुअल पॉइंट। आज खूब सारी बातें सीख के जाओ और आज क्वेश्चन लगाने हैं। थोड़ा सा पूरा बैच एक पॉजिटिव माहौल लाना। जैसे कल मॉड्यूल का आज होमवर्क दूंगा, सभी के पास कल मॉड्यूल होना चाहिए। 15 सवाल दूंगा, 15 सवाल एक रफ पन्ने पर सॉल्व होने। थोड़ा थोड़ा प्रॉमिस करो। प्रॉमिस नहीं करोगे, घर पे जाके डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे हम। बात को समझिए। तो छोटे छोटे प्रॉमिस, बैच का एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओ कि नहीं यार सब मॉड्यूल लेकर आए हैं, सब मॉड्यूल करके आए हैं। एक दूसरे से क्या एनर्जी का फ्लो होता है। आप बढ़िया करोगे, टीचर और अच्छा पढ़ाएगा। हमारी एनर्जी आपसे फ्लो होती है, आपसे हमारी से फ्लो होती है। इस तरह एनर्जी का फ्लो होता है। तो बढ़िया जवाब दे, डाउट पूछेंगे, मॉड्यूल करके आएंगे, चीजें और अच्छे लेवल पे जाएंगी। तो अपना भी पूरा योगदान होना चाहिए, तभी मजा आएगा। कोशिश करो, जो नहीं लेकर आया उसको कहे भैया होमवर्क करके लाओ, मॉड्यूल करके ला, तभी मजा आएगा। सबका एक एक सवाल होना चाहिए, तब मजा आए। चलो बढ़े आगे, लिखें साहब कंसेप्चुअल पॉइंट। अब इसको समझना, ये बड़ा बढ़िया सवाल है और काम का है। जैसे एक बीकर है, बातचीत बंद करिएगा, बोर्ड पे देखिए। मैंने बीकर में एच पानी भर दिया साहब, ठीक है साहब, ये एच पानी भर दिया। पानी है तो म्यू कितना? 4/3। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए। बीकर एक्चुअली कितना भरा हुआ है? एक्चुअली बीकर कितना भरा हुआ है? आंसर है एच। फील कितना होगा?
क्या एच होगा क्या? नहीं होगा। वही बात 10वीं क्लास, कॉइन ऊपर दिखाई देता है, स्विमिंग पूल भरा हुआ देखिए, होटल में रेस्टोरेंट में कहीं जाएं, स्विमिंग पूल पूरा भरा हुआ, अगर आप बाहर से देखेंगे ना आपको लगेगा इसकी गहराई तो बहुत कम है, पर जब उतर के देखेंगे तो आपको गहराई ज्यादा न दिखेगी। कारण क्या है? बाहर से देखने पर स्विमिंग पूल का बॉटम ऊपर नजर आता है। दिस इज एपरेंट डेप्थ। कॉइन, गिलास में कॉइन डाल दीजिए, कॉइन आपको ऊपर दिखेगा, जबकि कॉइन की वास्तविक गहराई ज्यादा है, एपरेंट आपको कम दिखेगा। तभी तो टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। आभास, ऐसा आभास होता है पर ऐसा वास्तव में है नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो बीकर में पानी एच भरा हुआ है पर एच दिखाई नहीं देता, तो सर कितना हो दिखाई देता है? तो अपन को याद है डी एपरेंट, डी बाय डी एच म्यू 4/3, तो एपरेंट डेप्थ 3h/4, तो फील कितना होता है? 3h/4। लिखिए, तो बीकर भरा हुआ एच है पर महसूस 3h/4 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई बीकर है और खाली है तो बताओ कितना दिखेगा? खाली उतना ही दिखेगा या ऑप्टिकल इल्यूजन होगा? इसमें कोई ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों नहीं होगा? मीडियम का चेंज ही नहीं है भाई। ये सारी कहानी हम पढ़ रहे हैं, चिड़िया ने मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा, तो ये सब क्या है? मीडियम का चेंज। खाली है, कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा। नो ऑप्टिकल इल्यूजन। बीकर एक्स ही खाली दिखाई देगा। अब इन दो बातों को अच्छे से दिमाग में बैठाइए। अगला सवाल आ रहा है एक बढ़िया शानदार, जेई मेन का, एम्स में भी आया हुआ है। इन दो बातों को दिमाग में बैठाइए। अगर H भरा हुआ है तो दिखता कितना है? 3h/4, और जो खाली है जो जितना है उतना ही दिखाई देता है। बोलिए, क्लियर है? नोट कर लें। बढ़ू? चलो लिखें क्वेश्चन।
12 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर 21 है, आधा भरना है, 21 का आधा हो जाएगा 10.5, तो क्या 10.5 भर लें क्या? तो छोटे बच्चे को अगर कहते तो वो तो आधा भर के लिया था भाई, पर 10.5 से उत्तर नहीं आए। कारण क्या है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करें। आप 10.5 भर के तो ले आओगे, पर वो 10.5 भरा हुआ दिखेगा, तो फिर आधा खाली और आधा भरा तो वही नहीं ना। नहीं समझ रहे बात को आप? देखें मैं क्या कहना चाहता हूं। माना मैंने बीकर भरा H, अब सुनते जाइएगा मन एकदम बढ़िया, और खाली कितना रहेगा 21 माइनस H, टोटल तो 21 है। चलो अब सुनना, आधा भरा हुआ फील हो इसका क्या मतलब है? अलग अलग 4 सेंटेंस सुनिएगा। आज क्लास में आधे बच्चे आए। दूसरा सेंटेंस, जितने बच्चे आए उतने ही अब्सेंट थे। तीसरा, आज क्लास में 50% अटेंडेंस थी। चौथा, आज क्लास में 50% बच्चे अब्सेंट थे। कौन सा सही है? सब सही है। आधी क्लास आई थी, इसका मतलब आधी अब्सेंट थी। दूसरा सेंटेंस, 50% आई थी, 50% अब्सेंट थी। जितने आए थे उतने ही अब्सेंट थे। इन सभी बातों का एक ही मतलब है। अब सुनना, भरा हुआ कितना है पर दिखेगा कितना, ये मुझे भरा हुआ फील होगा। बताओ इसमें हाँ है क्या? बढ़िया चिल्ला लो। भरा कितना है H, फील कितना होगा? खाली कितना है 21 माइनस H, फील कितना होगा 21 माइनस H ही। आप चाहते हो भरा हुआ कितना दिखे 50, और खाली कितना दिखे 50। खत्म। देखो अच्छे से, एक एक सेंटेंस सुनना, बताना कहां नहीं आया। पहले इसको दिमाग में बैठाओ। बढ़िया। H भरा हुआ होता है तो दिखता कितना है 3H/4। खाली में कोई इल्यूजन नहीं होता। बहुत बढ़िया। अब बोलना, भरा हुआ H कितना दिखेगा 3H/4 भरा हुआ फील। खाली कितना 21 माइनस H खाली। अकॉर्डिंग टू प्रश्न भरा हुआ कितना दिखे 50, खाली 50। सॉल्व कर लीजिए, 50 से 50 कट जाएगा। 3H/4 अपॉन 21 माइनस H बराबर 1/1। सॉल्व करोगे तो H कितना आएगा 12। एक बार और समझाता हूं बैक टू बैक, वापस देखना, जल्दबाजी मत करना। अब मैंने बीकर ले लिया मान लो 20 सेंटीमीटर का, या मैंने ले लिया 3H/4, हाँ ठीक है चलो 20 ले लिया। अब मैं आपको कहता हूं कितना पानी भरूं ताकि मुझे 60% खाली फील हो। 60% खाली, या बोलो 40%। कौन सा सही है? दोनों सही है। चलो अब तुरंत फास्ट करेंगे, दूसरी बार मौका मिल रहा है। दूसरी बार मौका। माना बीकर कितना भरा H, चलो H भरा है तो फील कितना, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, भरा हुआ फील। बोल हाँ है। खाली बता कितना, खाली 20 माइनस H। बता खाली कितना फील होगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न, खाली कितना परसेंट, खाली 60, भरा खत्म। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताएं क्या कुछ को समझ में आ रहा है? लिखें, नोट करें पहले इसको बिंदास। बढ़िया सवाल है, 2021 में आया है लेटेस्ट, उससे पहले एम्स में आया था, अपने ELP में भी दे रखा है। अभी JEE मेन के 100 क्वेश्चन डालूंगा टेलीग्राम पर,
सारे ऑप्टिक्स के, ताकि जिन्होंने मॉड्यूल बन लिया, ईएलपी बन गई कि सर हम और अच्छा करना चाहते हैं, हमने लास्ट ईयर भी सब कर लिया था, तो जेई मेन के 100 क्वेश्चन डालूंगा, वो 100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पर बशर्ते पहले अपना जो नीट का काम है वो 100% पूरा हो जाए तब। सॉल्व करके देखें, एच पूरा सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच पूरा निकालना, बताना कितना आ रहा है। मुझे पुराना याद है 12, इस बार मैंने कभी चेक नहीं किया है। इस साल भी 12 ही आ रहा है क्या, देख लो। पुराना लिख दिया है मैंने, अभी सॉल्व करके देख लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। मैं करूं, एच बाय 4, 21 माइनस एच, तो 3h, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4h उधर ले जाओ, 3h प्लस 4h, 7h, h वही आ रहा है 12। आ रहा है क्या? आज क्वेश्चन बनाने हैं, एकदम सोच के जाना है कि कल आएंगे मॉड्यूल और रफ पन्ने के साथ, और रफ पन्ने में 15 क्वेश्चन पूरे करे हुए, लो सर ये पूरा काम करा हुआ है, ऐसा चाहिए। जितने डाउट आएंगे वो सब मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। आपको तो अटेम्प्ट करके आना है ईमानदारी से। इसका बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। फिफ्टी परसेंट भरा, 50% खाली, 40% भरा, 60% खाली, ये कट 3h बाय 4 अपॉन 20 माइनस एच, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3h बाय 4 इंटू 3 कितना आ रहा है बच्चों, 9h इक्वल टू 8, 9h 160, 160/17 आ रहा है, देख लो। अब कैसा भी सवाल कर सकते हो आप लॉजिकली, 40% भरा, 60% खाली, 70 खाली, 30 खाली, कुछ भी करो। बताओ क्या ये प्रोफाइल क्लियर है? बढ़ो आगे, चलो अगला लिखिए कॉन्सेप्ट। मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी सिखाया था, फिर इस पे क्वेश्चन बताता हूं। कॉची रिलेशन, कॉची ने क्या कहा था, म्यू लैम्डा के इनवर्स। एक ही मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गंभीरता से लीजिए। एक ही मीडियम, ग्लास ही सब रंगों को अलग अलग म्यू देता है। सर हमने तो सीखा था ग्लास का म्यू 3/2 होता है। नहीं भाई, व्हाइट लाइट के लिए ग्लास के कितने म्यू, क्यों 7 क्यों हो गए? विबग्योर में सभी का लैम्डा, लैम्डा अलग, तो म्यू भी, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। विबग्योर, विबग्योर
बताइए, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा, अगर लैम्डा ज्यादा है तो म्यू रेड का सबसे कम। एकदम मुक जवानी याद होना चाहिए, बहुत काम आता है। सवाल कैसा आया था वो देखें। उसने कहा एक पेपर पे अलग अलग निशान लगाए, एक लगाया वायलेट का निशान, एक लगाया इंडिगो का निशान, एक लगाया येलो का निशान, एक लगाया रेड। ये 4 निशान लगा दिए साहब। लिखना चालू करिए और इसके ऊपर रख दी साहब एक ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब रख दी। छोटे छोटे सवाल हैं, बस कंसेप्ट अगर सही पकड़ लोगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन बना लो। अब पहले मुझे बताओ, ये 4 निशान दिखेंगे या इनकी इमेज दिखेगी? इमेज। हमारी आंखें 6 दिन हो गए खराब हुए, 6 दिन हो गए। चिड़िया को मछली नहीं दिखती थी, मछली की, हमें कॉइन नहीं दिखा, कॉइन की इमेज, माइक्रोस्कोप को निशान नहीं दिखा, निशान की, वो एयर बबल फंसी हुई थी ग्लास लैब के अंदर, हमें एयर बबल नहीं दिखी, बबल की। ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है बच्चे। मुझे ये चारों निशान दिखाई नहीं देंगे, मुझे इन चारों को क्या दिखाई देगी? इमेज। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, किसकी गहराई ज्यादा दिखेगी, कौन कम उठा हुआ दिखेगा, कौन ज्यादा दिखेगा? आओ खेल लेते हैं, बढ़िया डायग्राम बना लो। बोलो सीखे? चलो अब देखना, आर्ग्यूमेंट से मजा आएगा। फिर अगला आपको करना है, अगला आपको करना है। एक आर्ग्यूमेंट मैं बताता हूं। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, डी बाय म्यू। अब देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूं, उसी से आपको आर्ग्यूमेंट सोचना है। चलो रेड सोचता हूं, रेड। बताना क्या क्या सोच पा रहे हो। रेड का लैम्डा ज्यादा, बोलो पहली बात सोच पाए। फिर म्यू लैम्डा के इनवर्स, तो म्यू रेड का सबसे कम, बताओ ये सोच पाए। तीसरी बात, एपरेंट डेप्थ डी बाय म्यू, रेड का म्यू कम, तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा, मतलब रेड की गहराई, मतलब रेड सबसे गहरा दिखेगा, रेड सबसे नीचे दिखेगा, और वायलेट सबसे ऊपर दिखेगा। बाकी तो सब यहाँ है ही। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये देखिए, सबसे गहराई, सबसे ज्यादा, ये आर डैश क्यों लिखा? वो इमेज है इसलिए। अब बताइए गहराई सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। तो आपसे पूछा जाएगा एपरेंट डेप्थ बताइए किसकी ज्यादा? रेड की। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं, लीस्ट रेस कौन सा हुआ? खुद बताओ, लीस्ट रेस कौन कम उठा? रेड, रेड कम उठा है, बाकी शिफ्ट सबसे ज्यादा कौन हुआ? वायलेट। लीस्ट रेस रेड, सबसे ज्यादा शिफ्ट, सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन हुआ? वायलेट। समझिए, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट से समझें, लिखें, फिर 2 मिनट और रिलैक्स होके समझें कि परीक्षा में सर मैं सोच लूंगा। एक एक स्टेप, जैसे मैंने कैसे सोचा, देखो रेड का लैम्डा ज्यादा, म्यू कम, म्यू कम, तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा। डेप्थ हमेशा कहां से नापी जाती है? ऊपर से। ध्यान रखो, ये एपरेंट डेप्थ है, दिस इज डी एपरेंट। सबसे ज्यादा एपरेंट डेप्थ रेड की, गहराई हमेशा ऊपर से नापी जाती है बच्चों।
लीस्ट रेज दिखेगा आयुष, रेड सबसे ज्यादा रेज नहीं दिखेगा, गलत है, रेड सबसे कम रेज दिखेगा। एपरेंट डेप्थ रेड की ज्यादा होगी, रेज सबसे कम कौन दिखेगा? रेड। आप चित्र में देखो ना, सबसे कम उठा हुआ कौन दिख रहा है? रेड। बोलिए, क्या बात क्लियर है? करूं अगला? हाँ, तेज बोलिए, तेज बोले। नहीं, स्पीड से चेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई स्पीड आएगी तो धीरे आएगा, धीरे आएगा तो ऐसे ऊपर दिखेगा, नहीं, वो नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल होता है ना, अपन ने तो आइडियल केस पढ़ा था। बिल्कुल, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो एनर्जी तो क्या होगा? लॉस होगा ही होगा। अपन तो आइडियल केस पढ़ रहे हैं पूरा पूरा। सही है, चले आगे बढ़े भाई, अगला करें। चलो करो। ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहले तो इसको किताबी सॉल्यूशन से करता हूं। ये दो सवाल हैं, एक 60 डिग्री पे दिखता है किताबों में, एक 45 डिग्री पे दिखेगा। एक मैं आपको करके दिखाता हूं पूरा, फिर इसी सवाल को मैं आपको एक लाइन में सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि इसी प्रश्न को एक लाइन में कैसे हल किया जाता है। पहले तो पूरा मेथड, ताकि फिजिक्स बढ़िया समझ में आ जाए, और फिर शॉर्टकट के भाई परीक्षा में कैसे किया जाए। ये 60 डिग्री का है, ईएलपी में हमारे पास 45 डिग्री का भी है सवाल, वो आपको करना है अटेम्प्ट। चले करें, सोचे, आराम से देखना, कितने मस्त फंडे लगेंगे वो चेक करना, आपको मन खुश हो जाएगा। बताओ, क्या यहां पे टीआईआर हो रहा है क्या? यहां तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो ये कितना होगा? आर। चलो स्नेल लॉ लगाओ, चिल्लाओ। ऊपर का म्यू, ऊपर का म्यू 1, ऊपर का एंगल साइन 60, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल साइन, साइन 60 बोलो, √3/2 साइन आर। यहां से साइन आर की वैल्यू निकाल के रख दो, बोलो √3/2 म्यू। ये साइन आर आ गया। फिर लाइट आगे चली, लाइट आगे चली, बताओ यहां कुछ अलग हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? टीआईआर की शर्त बोलो। जब जब टीआईआर होगा तब तब एंगल क्रिटिकल एंगल से, जल्दबाजी में बच्चा क्या लिखता है? 60 बड़ा होगा थीटा सी से। गलत है, 60 थोड़ी ना बड़ा है सर। सर 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है। अब पूरा सेंटेंस बोलो, जहां टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। मोटे मोटे रूप से तो सही लग रहा है। कोई आपसे चलते फिरते पूछे, हाँ भाई इस चित्र में एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप कहोगे 60। टीआईआर की शर्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना। दोनों सेंटेंस सही है, पर 60 थीटा सी से लिखना गलत है। अब पूरा वाक्य सुनो, जहां टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना।
क्या यहाँ टीआर हो रहा था क्या? यहाँ हो रहा है, यहाँ का एंगल निकाल लो, ये आर है, ये 90, 90 माइनस, बताओ दूसरा कॉन्सेप्ट 90 माइनस आर बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल। क्या फिजिक्स समझ में आ रही है? एक लाइन का हल भी है, पर उससे पहले ये सीखो, इससे तुम्हें मजबूती मिलेगी, ताकि तुम दूसरे सवाल जब करोगे ना तो ये वाली फिजिक्स वहां पर और दमदार तरह से लगेगी। अब बताओ आगे कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों तरफ क्या ले लो? साइन। ऑप्टिकल फाइबर याद आ जाएगा, सेम ऑप्टिकल फाइबर में ये स्टेप थे, साइन 90 माइनस आर कॉस आर। कॉस आर को लिख सकते हैं 10th क्लास से, याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब साइन थीटा सी के अटक गए, साइन थीटा सी में चलो, साइन थीटा सी कैसे निकालते हैं? अरे सर इसको तो आपने बहुत बढ़िया सिखा रखा है, ये रेशियो होता है, बड़ा नीचे आता है, एक तरफ 1 है एक तरफ म्यू है, बड़ा कौन? क्या पता चला? 1 सबसे छोटी वैल्यू होती है, बाकी दुनिया की सारी वैल्यू म्यू 1 से ज्यादा ही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ऊपर 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा सी। अब रख दो, वैल्यू पुट करो। साइन आर की वैल्यू कहां है बताओ? साइन आर की, ये रही साइन आर की, साइन थीटा सी की ये रही। ये ऐसे हैश लगाया है ताकि पता चले, 3 फिजिक्स लगाई है। अब बता कौन सी फिजिक्स कमजोर है, उस पर मेहनत कर। ये बता, ये क्या लगाया है? स्नेल लॉ। ये क्या लगाया है? टीआईआर की शर्त। ये लगाया है साइन थीटा सी निकालने का तरीका। इतना डिवाइड आना चाहिए कि देखो सर यहां फिजिक्स के 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मेरा ये वीक है, उस पर मेहनत करनी। ऐसा थोड़ी ना होता है सर मेरी पूरी मैकेनिक्स बर्बाद है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ऐसा थोड़ा होता है सर पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही नहीं आती, ऐसा नहीं होता यार। ऐसा होता है सर ना मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में समस्या है, किरचॉफ लॉ में दिक्कत आ रही है सर, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाने वाले सवाल समझ में नहीं आते। ये तो तरीका होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है सर पूरा मॉडर्न ही बर्बाद है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तूने क्लास अटेंड करी सारी, ऐसा संभव ही नहीं है पूरा बर्बाद हो। कुछ टॉपिक कुछ पार्ट समझ में नहीं आता, उस पर प्रैक्टिस नहीं होती, वो अलग बात है, पर आपको पहले पता तो चले ना। देखो सर 3 हिस्से आपने किए, पहला हिस्से में स्नेल लॉ, उसकी क्लैरिटी आनी, दूसरा टीआईआर की शर्त, जिस सरफेस पे टीआईआर होना है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना, और तीसरा क्रिटिकल एंगल का तरीका हमेशा बड़ी वैल्यू से क्या होगा? डिवाइड। नहीं आ रही बात समझ? वैल्यू पुट करो, खटाखट सॉल्व करो। दोनों वैल्यू पुट कर दो, साइन आर की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर कर दो, 3/4 म्यू स्क्वायर साइन थीटा सी 1/म्यू। एलसीएम कितना? 4 म्यू स्क्वायर, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3 is greater than 4, 4 म्यू स्क्वायर greater than 4 plus 3, 4 म्यू स्क्वायर 7, तो म्यू √7/2। बोलिए। अच्छा सवाल है, एम्स में आया 2 बार, हर बुक में मॉड्यूल में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जेई मेन में आया 2021 में।
क्वेश्चन करने हैं ऑप्टिक्स के 5 सवाल, दिवाली पे जाने से पहले खत्म कर दूंगा। रे प्लस वेव, एग्जैक्ट उतने लेक्चर है अपने पास, 20-22 लेक्चर, पूरा बढ़िया रे प्लस वेव, ताकि अपना तैयार हो जाए। 5 सवाल कब्जे में। फिजिक्स का सिलेबस अपना बिल्कुल सही चल रहा है, वहां अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है, और 2 ही क्लास आती रहेगी। फरवरी से पहले सिलेबस करा देंगे पूरा, पूरा मार्च पूरा अप्रैल रिवीजन कराएंगे अच्छे से। तो बढ़िया तरीके से सिस्टम से पढ़ाई करो। म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन √7/2। अब यही प्रश्न एक लाइन में कैसे हल हो सकता है वो देखना, वो ही देखना। सर इसको मैं ऑप्टिकल फाइबर से सोच रहा हूं, याद करना। पहली बात तो ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला, अब सोचो उसमें भी यही होता था, एक कोर होता था और एक, सोचो यहां क्लैडिंग कहां है? क्लैडिंग तो है ही नहीं, मतलब क्लैडिंग कौन है? एयर। क्लैडिंग कौन है? यहां मैं आपको चित्र बनाता हूं, फिर आप कंपेयर करना और चीजों को देखना कि हाँ यार सर कॉन्सेप्ट वही लगा सकता हूं क्या मैं। ये आता था अल्फा, याद करो। अल्फा जिस पे लाइट एंटर हो रही है, बताओ कितने पे लाइट एंटर हो रही है? 60। अंदर होता था कोर, बाहर होता था, सोच के देखिए। कभी कभार AI-EEE में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर क्लैडिंग नहीं हो, अगर क्लैडिंग नहीं हो तो बताओ, क्लैडिंग अगर नहीं है तो म्यू क्लैडिंग कितना मान लिया जाएगा बच्चे? 1। याद करें, इसका डेरिवेशन भी करवाया था। साइन अल्फा का फॉर्मूला √ऑफ म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर। यहां लिखा था, ये वापस लिख दिया। अब खुद का सिलेक्शन है भाई, कम फीस में MBBS गवर्नमेंट सीट है। 5 बार में काय को शर्म आ रही है? 5 बार लिख ले, कम फीस में यार। 20,000 50,000 में तो 5 साल का काम हो जाता है, कहाँ दिक्कत है? तो 5 बार पढ़ के जाना, अपने तो कम फीस वाला MBBS मिल जाए, गवर्नमेंट सीट, फ्री, काम खत्म। आप देखो ऑप्टिक्स आपकी जानो, हमारा तो काम हो गया। साइन इज लेस देन म्यू कोर का स्क्वायर माइनस, क्लैडिंग नहीं है तो म्यू क्लैडिंग, म्यू क्लैडिंग 1। तो बता साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √ऑफ म्यू कोर का स्क्वायर माइनस। अब बताइए लाइट कितने पे आ रही थी? 60। तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया 60, डाल दीजिए। साइन 60 इज लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1। साइन 60 √3/2, म्यू स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग 3/4, 1 उधर ले जाओ, 3/4 प्लस 1 √7/2। वही सवाल सीधा ऑप्टिकल फाइबर के अप्रोच से एक लाइन में सॉल्व हो सकता है। दोनों सीखिए, करना ये है वो अलग बात है, वो इसलिए सिखाते हैं उससे ओवरऑल सब्जेक्ट का डेप्थ समझ में आता है। दूसरे सवालों में वो फंडे लगाते हैं तो मजा आता है। इस बात को लिख लें, इस पर 3 प्रश्न है ELP में ऑप्टिकल फाइबर पर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लैडिंग गायब हो तो क्लैडिंग की जगह म्यू कितना लेते हैं? 1। बोले बढ़ूं क्या आगे? तसल्ली से लिख लें।
बढ़ू? चल, पूछना कुछ? हाँ, थोड़ा तेज बोल। बाहर का मीडियम यहाँ, ये तो वाला पूरा सिस्टम का यहाँ का बाहर का, तो बिल्कुल बदल जाएगा ना भाई, क्योंकि ये तो अपन ने किसके हिसाब से किया है, एयर के हिसाब से किया है। अब मान लो इसको पूरे ऑयल में डाल दे, तो अपन कर सकते हैं ना, पूरे को ऑयल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, एयर बन जाएगा। इन सब में किससे डिवाइड हो जाएगा, एयर से, ऑयल वाले से। आई बात समझ? चले साहब, बढ़ूं क्या आगे? चलिए साहब, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है और इस पर काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ जो बातें सीखी उनको रिवाइज कराऊं, ताकि घर जाके आज हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन लिखिए, इन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताएं। यहीं से कुछ बातें निकल कर आएंगी जो बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। बहुत तसल्ली से करिएगा, बढ़िया आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है ये, और ये समझ में आ गया तो एक बहुत कठिन सवाल हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए लगाइए स्नेल लॉ। तो नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल पूछा है, साइन 60 √3/2, √3, √2/2 नीचे √2, आर आ जाएगा साइन इनवर्स √3/, ये आएगा सवाल। मजे की बात है, गलत है। क्या गलती कर दी सर इसमें, क्या गड़बड़ हो गया? अगर किताबी सॉल्यूशन देखें तो किताब वाले क्या निकालते हैं, पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। वो कहते हैं कि साहब इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अगर टी आई आर होना है, टी आई आर अगर होना है तो थीटा को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में वो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी बराबर 1/म्यू, म्यू कितना, रूट, तो थीटा सी 45। जबकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, टी आई, लाइट ऊपर जाएगी ही नहीं। ये तो किताबी तरीका है। मैं आपको एक बढ़िया तरीका सिखाता हूं, कभी भी आपको इस नाटकबाजी में फंसना ही। अगला सेंटेंस सुनिए, आप हर बार स्नेल लॉ लगा दीजिए, होगा जो देखा जाएगा। हर बार क्या लगा दीजिए, जैसे यहां लगाया। अब देखो, √3 की वैल्यू 1.732, √2 की, ये ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे तो ये आएगा 1 से, और 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू पॉसिबल ही, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल, इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये स्नेल लॉ ही तो लगाया, स्नेल लॉ का क्या नाम है पूरा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो है। जब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो वो तो पॉसिबल ही, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा मतलब लाइट क्या करेगी, तो वास्तव में लाइट 60 डिग्री पर आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, 60 डिग्री पे वापस चली जाएगी। टी आई आर
नो रिफ्रैक्शन। अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया, पर आप इस बात को समझें जो मैं बोलना चाहता हूं। अभी 5 बार और बोलूंगा। हमें तो हर बार स्नेल्स लॉ लगा देना है, बात खत्म। हर बार स्नेल्स लॉ लगा देना है, होगा जो देख लेंगे। अगर स्नेल्स लॉ लगाने के बाद, राजा सुन राजकुमार, अगर स्नेल लॉ लगाने के बाद साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब रिफ्रैक्शन पॉसिबल। देख कितना बढ़िया लिखा हुआ है, तेरे लिए लिखा है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नॉट पॉसिबल, रिफ्रैक्शन क्या करेगी, या 60 डिग्री पे आएगी, 60 डिग्री वापस चली जाएगी, नो रिफ्रैक्शन, ऑल टी आई आर। यस और नो लिख लो, फिर एक प्रश्न करके देखते हैं। ग्रेजिंग क्यों करेगी? ग्रेजिंग तो 45 डिग्री पे करती ना। ग्रेजिंग का मतलब होता है 90 डिग्री पे जाना। जब क्रिटिकल पर आते हैं तो 90 पे जाते हैं। क्रिटिकल पे कहां आ रहे हैं? क्रिटिकल से तो ज्यादा पे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहां से पता चल गया। ये देख, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल ही। जब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो तुमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया है वो वहां पर एप्लीकेबल। स्नेल लॉ क्या है? स्नेल लॉ का पूरा नाम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल लॉ लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? वहां पर रिफ्रैक्शन। तो लाइट गई कहां? टी आई आर। क्या बात समझ में आ रही है? लिख लो बढ़िया, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और इस बात को 2-3 बार दिमाग में और बैठाता हूं कि हमें तो हर बार जबरदस्ती स्नेल लॉ लगा देना है, होगा जो देख लेंगे। देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाए, सुन लो रे, साइन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ ना? चलो। हाँ हाँ, वो तो एक सामान्य प्रोसेस में होता है, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा ना। वो तो एक नल प्रोसेस में होता है। जब एंगल क्रिटिकल से कम हो तो लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है और बाउंस बैक भी करती है। यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो ही कहाँ रहा है, क्योंकि अगर आपने रिफ्रैक्शन आपने कराया तो साइन की वैल्यू तो 1 से ज्यादा आ रही है, जो कि संभव ही नहीं है। इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बोलिए, करके देखें एक सवाल। चलो लिखो, अगला लिखो। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से करिएगा। एआईपीएमटी में भी आया हुआ है और 2021 में पूछा गया है। डायग्राम बना लीजिएगा। और बहुत लॉजिक से करना, अच्छे से बढ़िया समझ लोगे तो बात बन जाएगी। 3 कलर के लाइट आ रही है, ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लू रेड ग्रीन। आपसे पूछा गया है कौन सा कलर सरफेस एसी से बाहर निकलेगा। किताब का सॉल्यूशन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है इसका, और अपन ने जिस तरीके से किया, आप 1 मिनट के अंदर इसको कर लोगे। अंदर म्यू नहीं दे रखा है भाई, तीनों कलर के म्यू दे रखे हैं। म्यू रेड, म्यू ग्रीन, म्यू ब्लू।
आज होमवर्क करना है घर जाके। मॉड्यूल है तेरे पास? हाँ, मॉड्यूल बनाना है। हाँ, ऐसा नहीं बना के नहीं लाए? पक्का? हाँ, बिल्कुल। किसी के पास है कि मॉड्यूल? देखो ऑप्टिक्स का भी होमवर्क लिखा दो। किसी के पास बैग में पड़ा ऑप्टिक्स का मॉड्यूल? रेड बाहर निकले। मॉड्यूल किसी के पास ऑप्टिक्स का नहीं है? चलो कोई बात नहीं है। चलो लो। अरे फालतू बात, अभी पकड़ लूंगा कल होमवर्क में जितने बोल रहे हैं। कौन है रे भेज दिया? खड़ा कर दो उसको। खड़ा कोने वाला खड़ा हो जा भाई। किसने बोला भेज दिया? खड़ा हो तुम, तुरंत खड़ा हो, अभी सब निकल जाओगे बाहर तुरंत। बीच वाला भाई खड़ा हो जा। हाँ, ये बीच वाला, हाँ भाई। हाँ हाँ, तुझे कह रहा हूँ मैं। हाँ, बैग लेके आ जा बाहर तुरंत। ऐसे अपनी बोलने की जरूरत ही नहीं यार, अनशन भेज दिया, तुरंत बाहर आ जा, बैग ले ले। फटाफट आ जा। चलिए होमवर्क लिखें सब लोग पहले। लिखें एक्सरसाइज नंबर 3। नहीं नहीं, अब 5 दिन के लिए तो भेजना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना। आ जा। अभी आइंदा से मत बोलना, ठीक है ना? 7 दिन बाद मिलना है वो अपन को, ठीक है? कल मत आना, जिसके पास बैठेगा वो भी निकलेगा बाहर। हाँ, चलो ध्यान रखना भाई, जिसके पास बैठ के वो भी निकलेगा बाहर, है ना? अपन 7 दिन बाद इसको बात करेंगे। चलो लिखो होमवर्क एक्सरसाइज 3। सर यूं ऐसे कैसे बाहर निकल, वो क्या डिसिप्लिन जरूरी है। क्लास का अगर माहौल खराब होगा, कमेंट बाजी करेंगे, फिर पढ़ेंगे कब? अपने पास तो यही भैया समय है अब तो, लास्ट के 5 महीने। तो जितना हम पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे, नहीं तो क्या होता है, वो गंदगी धीरे धीरे फैलती है। कमेंट बाजी होगी, फिर हम वरना हंसेंगे, फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। सीधा जहां हो वहीं उसको स्टॉप लगा देना चाहिए, बात खत्म। तो क्या हम पढ़ाई पे फोकस तो कर पाएंगे यार? पढ़ाई पे फोकस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अपना तो साल बेशकीमती है भाई। मैं तो अभी 10-12 साल और पढ़ा लूं, अपने लिए तो 1 साल आर पार है ये वाला। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए बहुत यूं एफर्ट वाला पढ़ना है अपन को। चलो होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 3 लिखें। क्वेश्चन नंबर 42, 42, उसके बाद 39, 36, 33, 29, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखिए पहला। काउंट करिए कितने हो गए? 7 हो गए? ठीक है। एक और 24 लिखा दिया क्या? 24 लिखो। 24 कितने हो गए? 8। ये तो थे एक्सरसाइज 3 के। एक्सरसाइज 2 के लिखो। एक्सरसाइज 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 25। किसका मॉड्यूल है ये? बहुत बढ़िया। अब इसने देखो आप सब वो सवाल छांट के कर लिए हैं, जो जो पढ़ा दिए सारे उसी पे टिक लगा हुआ है, सब पे पेंसिल चली हुई है। जो जो सवाल पढ़ा दिए वो अपने आप ही छांट के कर रखे हैं। तो पढ़ाई से ही काम चलेगा, और कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आप सोचो कोई ताबीज पहना दो कि सर इतने साल हो गए, ताबीज बना दो सर एक, कि ताबीज डाला लो सर काम हो गया। हम 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ताबीज ही नहीं बना पाया भाई साहब। कोई ताबीज है ही नहीं है। कोई जादू टोना कर दो सर, ये लो सर निकल जाएगा भाई, है ही नहीं भाई कोई। ना कोई जादू टोना है, ना कोई नाड़ी पकड़ ले भाई हो गया काम है। बना ही नहीं कोई तरीका, करें क्या? एक ही तरीका है, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टेबल कुर्सी से दोस्ती करनी पड़ेगी, टेबल कुर्सी पर बैठकर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे धीरे धीरे। ये बात तय है, ये तो प्रूवन है। क्वेश्चन लगाने से, पढ़ने से सिलेक्शन तय है। इतने साल से तो हम ही देख रहे हैं, 40-45 साल से तो पेपर ही हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। 20 साल से हम खुद ही देख रहे हैं। सिलेक्शन तो तय है, अगर ईमानदारी से रोज सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन बना के लाए। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिखो।
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। गिनो, 8 और 7 15। आगे खोलो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 20, एग्जैक्ट 20 पे रोक दिया है। यही 20 बना के लाना है बस, और नहीं सोचना है। मॉड्यूल लेके आना है और ये 20 के 20 अटेम्प्ट करके आने हैं। शनिवार तक गाड़ी नहीं रुकेगी, रोज 20 सवाल का होमवर्क, एक दिन मॉड्यूल, कभी ईएलपी, कभी मॉड्यूल, कभी ईएलपी, इस तरह से देखेंगे। शनिवार तक आते आते एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे कि यार ऑप्टिक्स के अपन ने काफी चीजें तैयार कर ली। ठीक है, तो आज सिर्फ फोकस किस पे रहेगा? इन 20 सवाल पर। बोलो क्लियर है कि बात? जितने बन जाए अच्छी बात है, दो ही बातें सोचनी है। जो बन गए सर मैं होशियार हूं सर, जो नहीं बने उसका मेरे पे डाल दिए, सर को अभी और आवश्यकता है पढ़ने की, सीखने की, अभी सर पढ़ा नहीं पाए। तीसरा तो थॉट ही नहीं लाना, बन गए क्या कर लिया, मुझे ऑप्टिक्स तो सर बचपन से आती थी, आप क्या बात कर रहे हो, सारे सवाल बन गए। और जो नहीं बन रहे, अभी गुप्ता जी को और समय चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या? टी शॉर्ट नहीं, मुझे नहीं आ रहा, मुझे तो सब आता है, मास्टर ही पढ़ा नहीं पा रहा। क्लियर है बात? चलिए अब क्वेश्चन देखना, बढ़िया समझना, क्वेश्चन समझना। प्रश्न समझे क्या हो रहा है? जैसा फिजिक्स चल रही है ना भाई, वैसे ही बहना सीखो तो मजा आएगा। मैंने पकड़ा रेड को, रेड आया, सर सीधा चला जाएगा क्या? सबसे पहले नॉर्मल खींचो, ये बाउंड्री, तो नॉर्मल ऐसा होगा, सोचो नॉर्मल के अलोंग आ रहे हैं, सीधे निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर, अलोंग द नॉर्मल विदाउट डेविएट हुए सीधा। बोलो इवेंट नंबर 1 क्लियर? सर यहां भी निकाल दो ना सर। नहीं, यहां पहले नॉर्मल तो खींचो, इसका नॉर्मल ऐसा आएगा। अब बता क्या लाइट नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है? लॉजिक से चलो, जितना आर्ग्यूमेंट करोगे उतना मजा है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स में रटने का कुछ है ही नहीं भाई, कुल मिला के 15 फॉर्मूले भी नहीं है, सारे सवाल बन जाएंगे। अब देखना क्या होगा, सब एंगल चाहिए सर, एंगल हमेशा नॉर्मल से, देखता जा, ये 45, तो ये 45, ये कौन है लाला? राजा, नॉर्मल, तो टोटल 90, 90 में से 45 खर्च, 45। यस नो? अब बता कौन सा 45 काम का है, ऊपर वाला या नीचे वाला? कैसी बातें करते हो आप, दोनों 45 एक ही तो हैं, कौन सा क्या काम का, कोई लो। अरे भाई कोई क्यों लो, कल को ये 30 हो गया तो ऊपर 30 और नीचे कौन सा काम का होता है? नॉर्मल के साथ वाला। अब बता कौन सा वाला? 45। हाँ या ना? अब जो सेंटेंस है काम का वो सुनिएगा। मैं तो हर बार जबरदस्ती स्नेल लॉ लगाऊंगा, होगा जो देख लेंगे। वापस 7वें फ्लोर से ग्राउंड पे उतरना है छुट्टी के समय, 7 बार यही बोलना है, मैं तो हर बार जबरदस्ती स्नेल लॉ लगाऊंगा, होगा जो देखा जाएगा। अब बताइए, रेड बाहर निकाल दी, ये एंगल कितना मान लिया? आर, चलो लगाओ स्नेल लॉ, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, रेड के लिए लिख रहे हैं, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल नहीं पता, म्यू रेड 1.39, साइन 45 1/√2, साइन आर 1.39 √2 1.414। सोचो, ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या,
बड़े से भाग देंगे। आंसर 1 से, क्या 1 से कम सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब रेड कलर का रिफ्रैक्शन होगा और रेड कलर कहाँ निकल जाएगा? बाहर। खत्म। रेड बाहर। सर ब्लू और ग्रीन का चेक कर लो। वैसे तो यहीं चेक कर लो, बड़े बच्चे हो, अभी पहली बार कर रहे हो तो एक बार अलग से बताता हूं ब्लू के लिए, बाकी तो वहीं हो जाएगा। चलो सर अलग से बता दो, बोलो, चलो बोलो। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। म्यू ब्लू बोलो 1.47 साइन 45 1/2। देखना मजे आएंगे, मजे आएंगे बेटा, बोर्ड पे देखना। ये देख, खुद देखो, नीचे की संख्या छोटी, ऊपर की संख्या, मतलब ये 1 से ज्यादा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या लगाया? स्नेल लॉ। पूरा नाम बोल। स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ब्लू का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। 3 बार नहीं करना है, यही यही पेपर में यही सोचो ना। एक बार 1.39 आएगा, अगले बार मेरा 1.43, तो बताओ 1.43 नीचे 1.4, 1 से बड़ा, इसका मतलब ग्रीन भी बाहर। तो बाहर कौन जाएगा? ओनली रेड। बाकी दोनों क्या करेंगे? TIR। बहुत बढ़िया प्रश्न है और काम का प्रश्न है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस से करिए। मैं तो हर बार स्नेल लॉ लगाऊंगा, होगा जो देखा जाएगा। बात खत्म। स्टार के रखिए, रिवीजन वाला सवाल है। AIPMT 2015 में आया है, उसके बाद जेई में रिपीट हुआ है अभी 2021 में। बढ़ू? चलो, तो यही चेक कर सकते हो आप, 3 बार नहीं करना, अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो यही वैल्यू रख देना। एक बार 1.39 रखी, बाकी बार 1.4 1.47, वो आंसर 1 से ज्यादा आएगा, इसलिए ब्लू और रेड का रिफ्रैक्शन नहीं। बाहर कौन जाएगा? ओनली रेड, ओनली रेड। चले आगे। चलो, ठीक है, चलो लिखो। भाइयों ELP नंबर 1 2 3 तीनों कर लेना। अब जो उसके 2-3 डाउट थे वो सारे बता दिए आज, जो जो अटके हुए थे।
अब सारे हो जाएंगे। ये हो गया था क्या? देखो, ये कर लिया। चलो फटाफट 5 क्वेश्चन और कर लो, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन निपटा लो, फिर चालू करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। आज तक के पढ़ाने के बाद ईएलपी नंबर 1, 2, 3, 4 पूरी हो जानी चाहिए। चारों ईएलपी कर सकते हैं। ईएलपी नंबर 1, 2, 3, 4। पढ़ो। आया भाई? क्रिटिकल एंगल याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी बराबर 1 पर स्पीड की बात हो रही है तो म्यू बराबर, खत्म। क्रिटिकल एंगल कितना? 30। म्यू की वैल्यू सी बाय वी, तो वी बाय सी। सी कितना? 3 इंटू 10⁸ तो आंसर आ जाएगा 3/2। बोले तो 1.5 इंटू 10⁻। खत्म। बिल्कुल छोटा सा बेसिक सवाल। दो कॉन्सेप्ट यूज आ गए, दोनों कॉन्सेप्ट बॉक्स में डाल लो। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्लियरिटी आनी चाहिए कि क्यों लगाया, लॉजिकल उसका रीजन पता हो, तब क्वेश्चन करने का मजा है। अगला अब आर्ग्यूमेंट से करो। अब आपको प्रश्न देख के ये तो पता चल गया यार इसमें कोई मैथ्स, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, सिर्फ इसमें आर्ग्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अब आर्ग्यूमेंट लगा लो, सोच लोगे तो आ जाएगा। कितना? अब देखो कैसे सोचना है, मैं आपको अप्रोच बताता हूं। बात क्रिटिकल की हो रही है तो क्रिटिकल के फॉर्मूले से ही ओपनिंग करनी पड़ेगी। एक तरीका, एक सिस्टम बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागने का। क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, क्रिटिकल एंगल से शुरुआत करी। अब सोचो, क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम चाहिए। अच्छा, क्रिटिकल मिनिमम चाहिए मतलब म्यू ज्यादा चाहिए। अच्छा, म्यू ज्यादा चाहिए। कॉची तो कहते हैं म्यू लैम्डा के म्यू ज्यादा चाहिए बेटे, लैम्डा कम होना चाहिए। विप ग्योर
विबग्योर में वायलेट का लैम्डा सबसे कम। ऐसे प्रोसेस सीखो। आज अटक रहे हो, 10-15 क्वेश्चन करने के बाद ये अच्छे लगने लग जाएंगे। क्रिटिकल एंगल मिनिमम, क्रिटिकल मिनिमम चाहिए तो म्यू ज्यादा चाहिए तो लैम्डा कम। लैम्डा कम किसका? लैम्डा कम वायलेट का, वायलेट का लैम्डा कम। नोट कर लें पहले। प्रश्न की लैंग्वेज बड़ी काम की है। आपको पढ़ते ही एक वो कहानी याद आनी चाहिए। तालाब के अंदर एक बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश सर्कल के रूप में बाहर निकलता है। उस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला याद है? R बराबर H अपॉन अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। याद करिए, ये फॉर्मूला याद होगा तभी मजा आएगा। इसको डिराइव करा था क्या अपन ने क्लास में? R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि सीधा कोई फॉर्मूला पूछेगा आप बता दोगे, पर भैया वहां फॉर्मूला थोड़ा पूछेगा, वहां क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। इसलिए पूरी लैंग्वेज आपको लिखवाते हैं। मैं सीधा लिख देता, नहीं तो मैं एच पता है, आर बताओ, डायमीटर बताओ, वैसा वहां आएगा ही नहीं लिखा हुआ। तो ये प्रश्न पढ़कर पूरी, अच्छा एक पॉइंट सोर्स, अच्छा सोर्स में बल्ब, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, अच्छा तालाब में है, डिस्क बताओ जो उसके ऊपर रख दें ताकि लाइट बाहर आना बंद हो जाए। डायग्राम बनाओ, डायग्राम से क्या होगा, वो लंबे समय तक तेरे दिमाग में बैठा रहेगा। ये तालाब, ये बल्ब, पॉइंट सोर्स, 4 मीटर नीचे, यहां से प्रकाश निकालो ऐसा, ये सर्कल के रूप में निकलता है, ये सर्कल के रूप में, ऐसा डायग्राम बनाओ तो क्लियरिटी आएगी। अब वो कह रहा है इसके ऊपर क्या रख दो, एक डिस्क। सोच, अगर के ऊपर डिस्क रख देंगे तो ये जो प्रकाश आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। ये डिस्क रख दी। अब इस डिस्क का डायमीटर, मतलब क्या पूछा है मुझसे, 2r। चित्र बनाइए, चित्र से क्लैरिटी आती है कि हाँ 4 मीटर नीचे है, ये रेडियस है। ये आपने ये क्यों रंग क्यों भर दिया इसमें, ये ऊपर क्या रख दिया आपने, डिस्क। डिस्क रखने से क्या हुआ, जो प्रकाश बाहर आ रहा था वो भी अब आना बंद हो जाएगा, डिस्क उसको ढक देगा। नहीं यार ये बात समझ में, आर का फॉर्मूला लगा दीजिए। आर एच 4, म्यू 5/3, 25/9, 4, 25 में से 9, 16/9। आर, आर 3 आ रहा है भाइयों, पूछा डायमीटर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई एक बार, क्लियर है क्या क्वेश्चन, चैट में बता दो। स्टार लगा के रखिए, कठिन नहीं है, स्टार का मतलब कठिन नहीं होता, स्टार का मतलब होता है पॉपुलर क्वेश्चन है, आने की संभावना ज्यादा है, रिपीटेड सवाल है ये, लैंग्वेज देखते ही क्लिक करना चाहिए। आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। कितना आंसर,
करा दिया था, याद है? करा दिया था क्या? देखो, नहीं करा के? चलो कर लो। अच्छा सवाल है। कॉपी पूरी पढ़ना, होमवर्क करने बैठो तो पूरी कॉपी एक बार पहले पढ़ लो। 6 लेक्चर हो गए, लगभग 23-24 लेक्चर लगते हैं रे प्लस वेब में, तो 6 लेक्चर हो गए, 1/4 चैप्टर हो चुका है। ये 6 लेक्चर 2-3 बार पढ़ के पहले इनको तैयार कर लो। ज्यादा फॉर्मूले कहाँ है 6 लेक्चर में? आप देखो, स्नेल लॉ से, शिफ्ट से, इनसे काम हो गया। तो ये 6 लेक्चर 2-3 बार रिवाइज करके रख लो, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं ये। अब क्या बोला? जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा पढ़ो, जैसा फिजिक्स बह रही है वैसे बहो। लाइट आई, यार यहाँ सीधी क्यों चली गई भाई? अरे सर नॉर्मल अलोंग आ रही है, यार यहाँ क्यों नहीं गई भाई? इसको तो बाहर जाना चाहिए था। अच्छा बाहर नहीं गई, टीयर हो गई। मतलब इस 45 डिग्री को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। ये चमका तो बताओ, नहीं तो उस लाइट को जाना कहां चाहिए था ईमानदारी से? बाहर। पर वो बाहर तो गई नहीं। तो यहां आपको कुछ कुछ हुआ कि हाँ यार यहां कोई फिजिक्स लग रही है। कौन सी फिजिक्स लग रही है? टीआईआर। टीआई शर्त बोल, एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। कौन सा एंगल है? 45। 45 मस्ट बी ग्रेटर देन, खत्म। दोनों तरफ साइन ले लो। साइन 45 1/√2 साइन थीटा सी का फॉर्मूला 1/। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस वो क्लिक करना चाहिए। और क्लिक करता है जब जब सवाल करते हैं बार बार अलग अलग तरह के, कि यार मॉड्यूल पूरा कर लिया, ईएलपी कर ली, सब बन गए सवाल। तो क्या होगा, 2 से 3 दिन बाद मैं आपको जेई में क्वेश्चन दूंगा, 100 क्वेश्चन। वो 100 क्वेश्चन करोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यार ऑल इंडिया लेवल पर आईआईटी जेई में जो सवाल आ रहे हैं वो भी अपन कर पा रहे हैं, मतलब अपना ऑप्टिक्स अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया है। वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। बस इसको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। बताओ, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू, किससे डिवाइड? किससे डिवाइड? बड़े वाले से डिवाइड। बड़े वाले से डिवाइड। 2022 का क्वेश्चन है, बड़े से डिवाइड। 2.5 कहाँ आएगा? नीचे। 2.5 बोले तो 5/4। हमेशा याद रखो, क्रिटिकल एंगल निकालने के 3 तरीके होते हैं, लैम्डा आ जाए, म्यू आ जाए, या वेलोसिटी आ जाए। हमेशा बड़े से डिवाइड। कभी कभार स्पीड आ जाती है,
तो एयर में स्पीड क्या होती है? ज्यादा। तो एयर की स्पीड कहाँ आएगी? नीचे। क्लियर है बात? चलिए, तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल मॉड्यूल लेकर आना है और टॉपिक शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ये अभी तक चल रहा था प्लेन सरफेस। धन्यवाद भाई।